तो इसका एक बहुत बड़ा मतलब ये कह लें कि उस जमाने की साम्राज्यवाद के खिलाफ जो 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 हमारा कॉलोनियल इरा है उसके खिलाफ ये सबसे बड़ी जो है ये बगावत आप कह लें जो हम लोगों ने हिंदुस्तानियों ने की थी। यमुना तो काफी शिफ्ट हो गई ना। यमुना तो पहले ये देखें ना बिल्कुल हाँ। यहाँ से जो है वो अब तो रोड है यहाँ पे। अब तो रोड है, मतलब ये लगा लें कि जमुना जब मतलब गर्मियों में जब किनारे सूख जाते थे तो अक्सर बहादुर शाह जफर जो है वो मिर्जा गालिब के साथ वहाँ पतंग उड़ाने के लिए जाते थे। उन्हें पतंग उड़ाने का बेहद शौक था। तो मछली की खाल से बने हुए दस्ताने जो है वो पहनकर, ताकि मांझा जो है वो उनके हाथ में ना लग जाए, वो पहनकर जो है वो वहाँ पतंग उड़ाते थे। अब आप तसव्वुर करें इस चीज़ को कि जिले सुबहानी है बहादुर शाह जफर और वो खड़े हुए पतंग उड़ा रहे हैं और उनके साथ जो है वो मिर्ज़ा गालिब वहाँ खड़े हुए। तो किस तरह की अच्छी गुफ्तगू जो है वो उनके दरमियान होती होगी। ये कहा जाता है कि अच्छी गुफ्तगू जो है, अ गुड कन्वर्सेशन कैन हील योर सोल। जैसे एक बार जो लाल किले के अंदर जो बाग बने हुए हैं उन्हीं बाग में बहादुर शाह जफर और मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो टहल रहे थे। और क्योंकि मिर्ज़ा नौशा जो है, मिर्ज़ा गालिब को मिर्ज़ा नौशा भी कहा जाता है, उनको आम का बड़ा शौक था, आम खाने का। तो जैसे ही वो एक आम के पेड़ के नीचे से गुजरे तो उनकी नज़र जो है रसीले आमों पर पड़ी। तो रुक गए कुछ देर उन्हें देखने के लिए। तो बहादुर शाह जफर जो उन्होंने उनसे कहा कि मिर्ज़ा नौशा आप क्या देखते हैं। तो मिर्ज़ा नौशा फरमाते हैं कि ज़िले सुबहानी, मैंने बुजुर्गों से ये सुना है कि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, इब्ने फलां का नाम, इब्ने फलां का नाम, इब्ने फलां का नाम। तो मैं ये देख रहा हूँ कि किसी एक आम पर या मेरा या मेरे खानदान वालों का नाम लिखा है या नहीं लिखा है। तो ये बात समझ गए ज़िले सुबहानी। और ये कहा जाता है कि उसी शाम जो है उन्होंने एक टोकरा भर के जो आम है वो मिर्ज़ा गालिब के पास जो है वो भिजवा दिए। मिर्ज़ा गालिब जो हैं उनकी लिखी हुई जो डायरी है उसको एक ख़ास दस्तावेज़ की जो मतलब हैसियत हासिल है, जो 1857 का अगर हम बात करें, क्योंकि 11 मई से लेके तकरीबन 14 सितंबर तक जो दिल्ली है वो हमारे हिंदुस्तानी सिपाहियों के कब्जे में रही। और क्योंकि हमारे मिर्ज़ा नौशा जो हैं बड़े नफासत और नज़ाकत पसंद शायर थे, तो वो बल्ली मारा में रहते थे, गली कासिम जान में। तो वहाँ जो है वो अपनी हवेली में जो है वो कैद रहे। और उन्होंने उस ज़माने में, मतलब जैसे आज भी बड़े बड़े अगर आप लोगों को सुने, जो जैसे जिया मोहिउद्दीन साहब, अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है, और वो पहले मिर्ज़ा गालिब को बहुत अच्छे से खूबसूरत तरीके से बयां करते थे। तो ऐसे बहुत सारी शख्सियतें हैं जो गालिब के बारे में बयां करते हैं कि उन्होंने ना तो कोई मतलब अफसाना निगारी की, मतलब ना उन्होंने तो कोई किस्सा नहीं लिखा किसी भी तरह का, उन्होंने ऐसे आर्टिकल्स नहीं लिखे कि जैसे बाकी लोगों ने लिखे, फिर भी जो हैं वो इतना ज़्यादा मशहूर हैं सिर्फ अपनी शायरी के जो है दम पर। और ख़ास तौर पर जो ख़त लिखा करते थे, जो मतलब अच्छे, जो ख़त की जो शुरुआत है अच्छे ख़त की, जिसमें ऐसा लगे सामने वाले को पढ़ते हुए कि वो ना सिर्फ लिखने वाले से बात कर रहा है, वो लिखने वाले के आसपास क्या हो रहा है वो उसके बारे में भी जो है वो जान रहा है। वो ऐसा कहा जाता था कि मिर्ज़ा गालिब जब ख़त लिखते थे तो वो ऐसे लिखते थे कि वो किसी दरीचे पर, किसी खिड़की पर बैठे हुए हैं और वो वहाँ का पूरा जो मंजर है उसको बयां कर रहे हैं। तो उन्होंने ख़त लिखने की जो शैली है उसको पूरी तरीके से जो है वो बदल कर रख दिया था। और इस पूरे वक्त में जब वो अपने घर में थे तो उन्होंने एक डायरी लिखी जिसका नाम है 10 तंबू, और ये फारसी में थी और इसका उर्दू में भी तर्जुमा हुआ है। हिंदी में मैंने देखी है, अंग्रेजी का मुझे पता नहीं है,
शायद अंग्रेजी में भी हो। तो उसमें जो है ये पूरा वहाँ का मंजर जो है शाहजहानाबाद का बयां करते हैं कि वो ना तो धोबी है जिससे मैं अपने कपड़े सिलवा सकूं, मतलब ना कहीं आटा जो है पिसवाने का कोई वो है, और पानी भी नहीं है पीने का। तो अक्सर जब बारिश होती है तो पतनालों से के नीचे जो है हम चादर रखते हैं और उस पानी को छान कर जो है वो पानी पीते हैं। मिर्ज़ा नौशा के भाई मिर्ज़ा यूसुफ वो इस गदर में जो है वो घर से बाहर निकल गए थे और ये कहा जाता है कि उनका इंतकाल हो गया। तो मिर्ज़ा गालिब उसका भी जिक्र जो है उस डायरी में करते हैं कि मतलब अपनी बेबसी के बारे में बता रहे हैं कि मैं अपने भाई के लिए कफन का इंतज़ाम भी जो है वो नहीं कर सकता। और उन्होंने घर की ही किसी चादर को जो है उन्होंने कफन के तौर पर उसका इस्तेमाल किया। और ये बड़ा अच्छा इस मंजर को जो है, अगर आप मिर्ज़ा गालिब सीरीज जो है गुलजार साहब की, उसमें बहुत सारी ऑफ कोर्स जब आप कोई ड्रामा बनाते हैं तो अपना तसव्वुर भी जो है इस्तेमाल करते हैं, पर वो बहुत अच्छी रिसर्च वाला एक ड्रामा है। अगर आप उसको देखें तो उसमें ये सीन काफी अच्छे से खूबसूरत तरीके से जो है उसमें बयां किए गए हैं। दिल्ली वाले जो थे, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि सुबह जो है जब वो सोने जा रहे होते थे तब जो है सिविल लाइंस के जो अफसर हैं वो उठा करते थे। तो दिल्ली वालों को बहुत ज्यादा ना शोर शराबा पसंद था, हाँ मिर्चें बड़ी खाते थे, और उन्हें जो है अंग्रेजों से कोई ऐसी मतलब कोई गिला नहीं था। क्योंकि 1803 में जब लॉर्ड लेक की अगुवाई में जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर फतह हासिल की तो बड़ा अमन का जमाना आ गया। मतलब 1803 से लेकर 1857 वाला जो ये वक्त है, इसमें दिल्ली का पहनावा जो है वो बदला है। दिल्ली में जो है जो उर्दू जबान है उसका बोलबाला हुआ, जो उर्दू शायरी है उसका काफी उरूज रहा इस जमाने में। तो आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े शायर रहे हैं उर्दू और फारसी के, वो 19वीं सदी में इस जमाने में रहे हैं। जैसे चाहे वो हकीम मोमिन खान मोमिन रहे हो, मिर्ज़ा गालिब हो, चाहे वो ज़ौक़ हो, इसके अलावा खाना ही हो, चाहे वो उठने बैठने का तरीका हो, जो एक पूरी एक दिल्ली तहजीब है वो इस वक्त में जो है पूरी तरीके से उभर कर हमारे सामने आती है। तो किसी ने ये कहा था कि 1857 के बाद जब ये पूरी दिल्ली जो है पूरी तबाह हो गई और एक पत्थरों का ढेर बन के रह गई, तो पहले इसको पहले बोलते थे हजरत दिल्ली, और बाद में जो है इसको बोलना शुरू किया मरहूम दिल्ली। और इसके अलावा एक और लक़ब जो है दिल्ली को मिला है वो है शहरे खामोशा। शहरे खामोशा बोलते हैं वो जगह जहां सिर्फ मरे हुए लोग, अब एक सिर्फ एक खामोशी है जो मुर्दों वाली खामोशी होती है। तो अगर आप पुरानी किताबों को पढ़ें जो 47 से पहले की लिखी गई हैं, उनमें ये काफी जो है वो लिखा गया है शहर खामोशा के बारे में। तो ये कहा गया कि वो किसी सल्तनत की बर्बादी नहीं, जो मुगल खानदान की हम बर्बादी देखते हैं, वो किसी एक सल्तनत की बर्बादी नहीं थी, वो एक पूरे तमद्दुन का, मतलब ये कहने के कल्चर का, एक पूरे तमद्दुन का खात्मा था जो हमें फिर दोबारा देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो ये जो जगह जहां अभी हम लोग खड़े हुए हैं, ऐसी बहुत सारी जगहें यहाँ पहले हुआ करती थी और मौजूद हैं, पर हमें वहां अभी जाने की इजाजत नहीं है। तो हम सिर्फ वहीं जा सकते हैं जहां जहां जो है कोई कुछ कहता नहीं जाने के लिए। तो ये गार्ड हाउस है उसी जमाने का बना हुआ। तो हम जो है अगले जो अपने सफर पर चलेंगे, जहाँ खूनी जो झील है वहाँ थोड़ी है जगह बैठने की, तो हम थोड़ी सी दिल्ली तहजीब के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली के जो लोग हैं उन्होंने मतलब कहते हैं ना कि तूफान से पहले जो है बहुत कुछ होने लगता है। मतलब खुदा की तरफ से जो है ये बताया जाता है कि देखो कुछ हो रहा है, अपने घरों में जो है आप बंदोबस्त करके रखें। जैसे अभी मैं पिछले अपनी एक वॉक पर बता रहा था कि 1947 के ज़माने में एक दीवाने, एक फ़कीर थे जो
शहर भर से मटके खरीद कर और जो मटका पीर है वहां इकट्ठा कर रहे थे, जो हंडे वाली दरगाह के नाम से मशहूर है, मटके वाली दरगाह। और जब 47 और 48 में यहाँ दंगे भड़के हैं दिल्ली में, तो बहुत सारे लोगों को जो है होश ही नहीं था, वो अपने बेचारे घरों से निकल कर भागे और पुराना किला जो है तो वहां जाकर जो है उन्होंने रहना शुरू किया। तो खाने के लिए भी बर्तन नहीं थे, न पकाने के लिए बर्तन थे। तो ये जो दीवाना जो मटके जो है वो इकट्ठे कर रहा था उस दरगाह पर, इन लोगों ने वो मटके तोड़ कर उसके सकोरे बनाए। सकोरे समझते हैं आप लोग? उन सकोरों में जो है एक मटका तोड़ते तो कई प्लेट्स उसमें बन जाते हैं ना, दोने बन जाते हैं। उन सकोरों को उन्होंने खाने के लिए भी इस्तेमाल किया और दलिया और खिचड़ी पकाने के लिए भी इस्तेमाल किया। आइए। ये वो प्रगति मैदान की बात है जी यहाँ मटका बिरयानी हाँ, वो आजकल बिरयानी के नाम से ज्यादा मशहूर है। यार हर दिल्ली में बहुत कम जगहें हैं जहाँ अच्छी बिरयानी मिलती है, वहाँ भी थोड़ी बेहतर मिलती है। दिल्ली की जबान और जो फारसी है वो तो दरबार की जबान। ऐसा कहा जाता है बाबर चैगेताई नाम की कोई लैंग्वेज जानते थे जो चगताई जो है वो कबीला है। ओके जी, और वो कई तरह की जबानें जो है वो जानते थे। वो तुर्की भी जानते थे, वो फारसी भी कई तरह की होती है, दरी हो गई और फिर उसके बाद अभी मॉडर्न वाली फारसी है। बहरहाल हम सब आ गए। हाँ। कोई अच्छा, ये है जिस झील का हम जिक्र कर रहे थे ना, वो ये झील है। और 1930 और 40 में ना लोग यहाँ अक्सर शिकार पर आते थे, बत्तखों का शिकार करने के लिए। दिसंबर में सुबह सुबह यहाँ आते थे और दोपहर तक शिकार वगैरह करके जो है यहाँ से निकल जाते थे। तो जब वो लाशें इसके अंदर, तो होता ही था कि लड़ाई में किसी को होश तो था नहीं, हिंदुस्तानी सिपाही और जो अंग्रेजी सिपाही जो वो लड़ रहे थे, तो जो भी मरता था वो उसकी लाश जो है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, इसमें लाकर डाल देते थे। और इसमें काफी एक ढेर जो है वो लग गया था कि जो पानी है इसका वो लाल हो गया था, एकदम सुर्ख। तो यही बैठ के बातें करें आगे की कुछ देर, है ना? मम्मी बॉडीगार्ड पहले ये ठीक है, ये जगह पत्थरों वगैरह पे बैठ सकते हैं, बैठ जाइए।